भगत सिंह एक विचार। बात 23 मार्च 1931 की शाम की है। भगत सिंह प्राणनाथ मेहता की लाई लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। अफसर ने दरवाज़ा खोला और कहा, सरदार जी, फांसी लगाने का हुक्म आ गया है, तैयार हो जाइए। भगत सिंह के हाथ में किताब थी। उससे नज़र उठाए बिना ही उन्होंने कहा, ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। कुछ और पंक्तियां पढ़कर उन्होंने किताब रखी और उठ खड़े होकर बोले, चलिए। और इस प्रकार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तय दिन से एक दिन पहले फांसी दे दी गई। हमारे बीच में से अधिकांश जो लोग भगत सिंह को मात्र एक क्रांतिकारी की तरह मानते हैं, परंतु भगत सिंह मात्र एक क्रांतिकारी ही नहीं थे। भगत सिंह एक विचार है, एक दर्शक जिसने क्रांतिकारी गतिविधियों को एक दार्शनिक आयाम दिया। भगत सिंह की जेल नोटबुक मिलने के बाद भगत सिंह के चिंतनशील व्यक्तित्व की व्यापकता और गहराई पर और अधिक प्रकाश पड़ा है। यह सच्चाई भी पुष्टि हुई है कि भगत सिंह ने अपने अंतिम दिनों में सुव्यवस्थित एवं गहन अध्ययन के बाद बुद्धि संगत ढंग से मार्क्सवाद को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया था। हालांकि यह आश्चर्यजनक है कि किस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश सेंसरशिप के बावजूद पठन हेतु पुस्तकें और सामग्री एकत्रित की और महज 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में चिंतन का जो स्वर हालांकि यह आश्चर्यजनक है कि किस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश सेंसरशिप के बावजूद पठन हेतु पुस्तकें और सामग्री एकत्रित की और महज 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में चिंतन का जो स्वर उन्होंने हासिल कर लिया था, वह उसके युग दृष्टा युग पुरुष होने का ही प्रमाण था। यह सूचना गलत नहीं है कि भगत को 23 वर्ष की अल्पायु में यदि फांसी नहीं हुई होती तो राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का इतिहास और भारतीय सर्वहारा क्रांति का इतिहास शायद कुछ और ही ढंग से लिखा जाता। बहरहाल यह उतना ही दुखद है कि आज भी इस देश के शिक्षित लोगों का एक बड़ा हिस्सा भगत को एक और महान तो मानता है, पर यह नहीं जानता है कि 23 वर्ष का युवा एक महान चिंतक भी था। किसी भी महान व्यक्ति का अध्ययन तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यदि भगत सिंह का झुकाव मार्क्सवाद की तरफ हुआ होता तो उसके पीछे भी कई कारण विद्यमान थे। दरअसल 1917 की रूस की क्रांति के बाद मार्क्सवाद और समाजवाद की पूरी दुनिया में बूम कर गया। सर्वहारा वर्ग द्वारा निरंकुश शासन पर विजय को हर जगह सराहना मिली और इसे सर्वहारा यानी कि शोषित वर्ग के पक्ष में पूरी विश्व में समाजवाद की लहर दौड़ पड़ी थी। यही वजह थी कि राष्ट्रीय आंदोलन के कई पुरोधा भी इस लहर से छूते न रहे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू की समाजवाद के काफ़ी प्रभावित थे। इसके अलावा 1929-30 के समय के वैश्विक महामंदी के कारण पूंजीवाद की सर्वश्रेष्ठता के भ्रम ईटा और इसकी खामियां उभरकर सामने आई। इसी दौर में दुनिया को समाजवाद पूंजीवाद के एक श्रेष्ठ विकल्प के रूप में दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी समाजवाद की लहर से अछूत न रही। यही वो परिस्थितियाँ थीं जिनके आलोक में भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी भी मार्क्सवाद और समाजवाद की तरफ आकर्षित हुए। आखिर क्या था भगत सिंह का मार्क्सवादी समाजवाद? अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भगत सिंह का मन व्यक्तिक है
या तथा हिंसक गतिविधियों से व्यक्त हो गया था। उनका प्रसिद्ध व्यक्तित्व था, पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इस प्रकार वे मार्क्सवाद की तरफ प्रभावित हुए। उन्होंने कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन तथा लियोन ट्रॉत्स्की को पढ़ा, लेकिन वे मार्क्स से कहीं ज़्यादा लेनिन के मार्क्सवाद से प्रभावित थे। अपने लेख टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स में उन्होंने अपने आदर्श को नए अर्थात मार्क्सवादी आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण के रूप में घोषित किया। भगत सिंह का मार्क्सवाद तथा समाजवाद के संबंध में मार्क्स की संवर्गीय अवधारणा में पूर्ण विश्वास था। वे कहते थे, किसानों और गरीबों को सिर्फ विदेशी शोषणकर्ताओं से ही मुक्त नहीं होना है, बल्कि उन्हें पूंजीपतियों और जमींदारों के चंगुल से भी मुक्त होना है। उन्होंने समाजवाद की धारणा को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया, जिसका अर्थ था पूंजीवाद और वर्ग प्रभुत्व का पूरी तरह अंत। भगत सिंह पूंजीवाद और वर्ग प्रभुत्व का पूरी तरह अंत। भगत सिंह पूंजीवाद की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने पूंजीवाद आलोचना सामाजिक और राजकीय दोनों परिप्रेक्ष्य में की। अपने जेल डायरी में वे लिखते हैं, लोकतंत्र सिद्धांत राजनीतिक और कानूनी समानता की व्यवस्था है, किंतु ठोस और व्यवहारिक रूप से यह झूठ है। क्योंकि जब तक आर्थिक सत्ता में भारी असमानता है, तब तक कोई समानता नहीं हो सकती, ना राजनीति में और ना ही कानून के सामने। पूंजीवाद शासन में लोकतंत्र की सारी मशीनरी शासक अल्पमत को श्रमिक बहुत बहुमत की यातनाओं के जरिए सत्ता में बनाए रखने के लिए काम करती है। जेल में वह सारी मानव जाति के हित में अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संपदा पर वितरण हेतु विश्व समाजवादी क्रांति के विचार में लीन रहे। जेल रेल डायरी के पृष्ठ 1990 पर उन्होंने लिखा, समाजवादी व्यवस्था प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। इस प्रकार भगत सिंह के विचारों में समाजवाद की तरफ और झुकाव काफ़ी पहले से दिखाई देने लगा था, किंतु बाद में वे व्यक्तिगत हिंसा, हत्या और क्रांतिकारी गतिविधियों से अरुचि से भरने लगे थे। इसके पश्चात वे मार्क्सवाद की ओर तेजी से झुकते हुए प्रतीत हुए। यही कारण था कि 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम परिवर्तित कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया और क्रांति के पुनर्व्याख्या करते हुए एवं स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण हेतु एक ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत की। यही विचार उनके भारत नौजवान सभा के गठन के समय युवाओं को सशक्त करने में दिखाई देता है। यदि वह अधिक समय तक जीवित रहते तो उनमें वह प्रतिभा थी कि वह राष्ट्र के भविष्य को भी निर्धारित कर सकते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तत्कालीन समाज विभिन्न समस्याओं से भी उलझ रहा था। भगत सिंह मार्क्सवाद में विश्वास रखने के साथ साथ सामाजिक समस्याओं पर चिंतन भी किया करते थे। जेल में उन्होंने 4 पुस्तकें लिखी थी, दुर्भाग्य से जिनकी पांडुलिपियाँ आज उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त कीर्ति और वीर अर्जुन समेत कई पत्रिकाओं में उन्होंने लेख लिखे। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कुछ लेख लिखे जो कि इस प्रकार है, अछूतों की समस्या का हल। 1920 के दशक में जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने प्रभाव चल रहा था और उन जन आंदोलन के तब्दील हो रहा था, डॉक्टर अम्बेडकर भी इस राजनीति में सक्रिय भूमिका में आ गए थे और अछूत समस्या की गुत्थी गुलझाने के प्रयत्न प्रारंभ हो गए थे। इसी बीच भगत सिंह में कृति नामक
ने कीर्ति नामक पंजाब पत्रिका में अछूत का सवाल लेख लिखा जो जून 1928 में प्रकाशित हुआ। इस लेख में श्रमिक वर्ग की शक्ति व सीमाओं के अनुमान लगाकर उसकी प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिए गए थे। सिंध के श्री नूर मोहम्मद के का संदर्भ देते हुए कहते हैं कि जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से इनकार करते हो, स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं देते, और एक इंसान समान अधिकार मांगने का अधिकारी कैसे बन गए। वे कहते हैं कि एक कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, परंतु एक इंसान के स्पर्श मात्र से बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। आखिर यह कैसी विडंबना है। इस समस्या के निदान में यह कहते हैं कि अब से पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि जब इंसान समान है तो तथा जो जन्म से ही ना भिन्न भेदा हुआ और ना ही कार्य विभाजन से। वे अछूत कौम को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, दूसरों की ओर मुँह ना ताको, संगठित हो जाओ, सामाजिक आंदोलन की क्रांति पैदा कर दो और सामाजिक राजनीतिक आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। दूसरा है सांप्रदायिक समस्या का हल। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद